नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, आपको पता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 4,371 पद लगातार 3 बार आएंगे और टोटल 13,116 पद ग्राम पंचायत अधिकारियों के भरे जाने हैं। ये बात सबको पता चल चुकी है, सब जानते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिए। हमें पता है कि 4,371 पदों पर वैकेंसी आनी ही है हर हालत में। तो जब आनी है तो हमें इसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ बनता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये पैट 25 से आएगी या 26 से आएगी। तो देखो, दोनों से आएगी। अगर आपका पैट 25 अच्छा गया है तो उससे आप यूज कर सकते हो, और नहीं गया है तो 26 की तैयारी कर लो, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो वैकेंसी आनी है, और वैकेंसी का सिलेबस अगर आप देखोगे, ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 65 नंबर का इसमें पंचायती राज होता है और 35 नंबर का यूपीजीके और कंप्यूटर होता है, जो कि फिक्स चल रहा है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में। अब यह सवाल उठता है, जो पहला लोगों के मन में डाउट है वो दूर कर देता हूं मैं, कि सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखो, सिलेबस बदलने के चांस बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर बदलता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि पंचायती राज हट जाए। भाई, पंचायती राज कैसे हट जाएगा? जब ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा है तो पंचायती राज कैसे हट सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। तो पंचायती राज तो रहेगा। हाँ, ये हो सकता है समय को देखते हुए थोड़ा एआई कंप्यूटर में जोड़ दिया जाए, है ना, या जो डिजिटल गवर्नेंस वाला टॉपिक है वो थोड़ा जोड़ दिया जाए। लेकिन हाँ, पंचायती राज कहीं नहीं आने वाला। जब ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा है तो पंचायती राज तो पूछा ही जाएगा। अब चूंकि पंचायती राज 65 अंक का है, सबसे बड़ा हिस्सा पंचायती राज का ही है, और बिना पंचायती राज को पढ़े आप किसी भी हालत में ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। अब ये जो है एक नया चेंज है। पहले क्या होता था? पहले ये सब सिलेबस में नहीं होता था, ये चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती थी। ये सारी चीजें हमने कब पढ़ी? जब हम ट्रेनिंग पर गए। लेकिन अब क्या है, अब आयोग ने तय कर लिया है कि नहीं, जो जिस तरीके की परीक्षा है, जो काम व्यक्ति को करना है, उसी काम से ही जुड़े हुए सवाल पूछो। हमने जब ये परीक्षा पास करी थी तो उस समय तो उस समय इसमें रीजनिंग आता था, जीएस आता था और हिंदी आता था। और इन तीनों में से अगर किसी के दो भी बढ़िया हैं और एक एवरेज है तो भी वो पास हो जाता था। लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है, अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब आयोग चाहता है कि जो जिस फील्ड में जा रहा है, अगर आपको वन दरोगा बनना है तो जंगल फॉरेस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। आपको लेखपाल अगर बनना है तो आपदा प्रबंधन, इसके अलावा जो है नाप तौल, ये सब ग्रामीण परिवेश पेपर में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगे। वैसे ही ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया है। तो जब आप क्षेत्र में जाओगे तो पंचायत की क्या क्या योजना है, पंचायती राज एक्ट क्या है, सब आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है, इसको हम पढ़ें कहाँ से? क्यों, इसका कोई सोर्स तो है नहीं कि कोई किताब इसकी छप गई हो, वो तो आपको आसानी से मिलने वाली नहीं है। और अगर छप भी गई है तो उसमें इतना नहीं है कि आपको वो पेपर में हेल्प कर सके। 2023 का पेपर आपने देख ही लिया होगा। तो उसी क्रम में, चूंकि मैं इसी विभाग में ही हूँ और मैं इसी पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि आखिरकार ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सामान्य भाषा में सचिव कहा जाता है, सचिव जब आप बनोगे तो आपको क्या क्या काम करना है, और सचिव बनने के लिए सबसे जरूरी चीज सिलेबस हम कैसे डिकोड करें इसका। तो चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहली चीज है वो है साथियों, पंचायती राज एक्ट। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पैटर्न है वो है पंचायती राज एक्ट। सबसे पहली चीज जो आपको डिस्कस करनी है या जो समझनी है वो है पंचायती राज अधिनियम। याद रखना, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास मैं हूं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं पूरा का पूरा पंचायती राज एक्ट ऐसे उंगलियों पे आपको बता दूंगा, पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिन्हें विश्वास नहीं है, आपदा प्रबंधन वाली वीडियो जाके देख लो, मालूम चल जाएगा आपदा प्रबंधन किस तरीके से हमने पढ़ा है। वैसे ही मैं पूरा का पूरा पंचायती राज एक्ट आपको पढ़ा दूंगा बिना किसी समस्या के। लेकिन समस्या इसमें एक आती है कि जब मैं पढ़ाई वाले वीडियो बनाता हूं तो लोग देखते नहीं है, जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो आप चाहते हो कि मैं इसको अगर पढ़ाऊं प्रॉपर, तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। पंचायती राज एक्ट 1947 का आपको जरूर पढ़ना है। पंचायती राज एक्ट में क्या मिलता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। अब देखो, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्राम सभा का मतलब होता है किसी पंचायत की सीमा के भीतर जितने भी 18 प्लस के लोग होते हैं, जितने भी वयस्क लोग होते हैं, उन सबको मिलाकर बनती है ग्राम सभा, जो उस पंचायत में वोट डालते हैं। उन सभी के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है प्रधान जी और उनके वार्ड मेंबर्स से बनी एक समिति, ठीक है। तो ये गांव के जितने लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सब ग्राम सभा में है, और प्रधान जी और उनके जितने भी सदस्य हैं जो वार्ड मेंबर हैं, वो है ग्राम पंचायत। जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी तो कौन कौन आएंगे? आएंगे प्रधान जी और प्रधान के साथ उनके सदस्य, और सबसे इंपॉर्टेंट आप,
यानी सचिव जी, सेक्रेटरी साहब, ये 3 लोग शामिल होंगे। मतलब तीन संस्थाएं हैं, प्रधान जी होंगे और सदस्य होंगे और सचिव जी होंगे। लेकिन जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो उसमें प्रधान जी भी होंगे, इसके अलावा सदस्य भी हो सकते हैं और जनता भी होगी, गांव की आम जनता, और प्लस सचिव जी तो होंगे ही। तो ये एक अंतर है, ये सब पेपर में पूछे आने वाली चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्षेत्र पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, पंचायतों का वित्त, पंचायतों में पैसा कहां से आता है। तो अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं तो मैंने इस बारे में आपसे बातचीत की है। पंचायतों को पैसा मेनली 2 तरीके से मिलता है, जो मोटा मोटा है मैं आपको बता देता हूं। पहला जो पैसा मिलता है वो मिलता है इन्हें केंद्रीय वित्त से, ठीक है। इसे हम कहते हैं, अभी ये 15 फाइनेंस कमीशन खत्म हो गया है, अब 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है, मतलब आ चुका है। और दूसरा मिलता है राज्य वित्त से, जो कि अब 6th फाइनेंस कमीशन है। इसके अलावा एक और चीज होती है, यानी पंचायतों को पैसा केंद्र भी देता है, यानी भारत सरकार भी देती है, और संबंधित राज्य सरकार भी देती है, यानी यूपी सरकार भी देगी और केंद्र सरकार भी देगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और होता है जो कि है OSR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेपर देने जाओगे ना BPO का, तो ये आपको यहाँ सवाल मिलेगा ही मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि सरकार का बहुत फोकस है OSR बढ़ा, OSR बढ़ा। OSR क्या है? OSR है ओन सोर्स रेवेन्यू, यानी पंचायत खुद से अपनी इनकम जनरेट करे। कैसे करे? तो सरकार ने बना रखे हैं RRC, रिकवरी रिसोर्स सेंटर। RRC का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो RRC आपको जो है देखना पड़ेगा, पेपर में आएगा RRC क्या है? रिकवरी रिसोर्स सेंटर, यानी कचरे से कंचन, ये अवधारणा है पंचायती राज की। जब नौकरी में आ जाओगे तो यही सब कर रहे होगे, हम भी यही कर रहे हैं, तुम भी यही करोगे। तो RRC के माध्यम से आपको पैसा जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है? गोबर खाद बनाओ, केंचुआ खाद बनाओ, दुनिया भर की खाद बनती है, उन्हें बेच करके आप जो है पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो OSR पे ध्यान देना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पैसा, देखिए केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य भी पैसा दे रही है, और हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ जो पंचायती स्तर है वो कितने तरीके का है? 3 स्तर का है। केंद्र का, मतलब सॉरी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। लेकिन आपको याद रखनी है ये चीज हमेशा कि सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो ग्राम पंचायत के पास आता है, यानी 70% पैसा ग्राम पंचायतों को जाता है, 15% पैसा क्षेत्र पंचायत को जाता है और 15% पैसा जिला पंचायत को जाता है। यानी जो भी सरकार सहायता करती है केंद्रीय वित्त अथवा राज्य वित्त में, उसका 70% हिस्सा किसके पास जाता है? ग्राम पंचायतों के पास जाता है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया सवाल है। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसके अलावा पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव किस तरीके से होते हैं, पंचायत चुनाव में जाने की उम्र क्या है, योग्यता क्या है, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें आपको जो है पंचायती राज एक्ट में पढ़नी होती है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप जुड़े रहोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और ठंडे दिमाग से बैठ करके जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स मेकिंग कर लेना। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने का, आसानी से आप तैयार कर लोगे। तो पहली चीज आपको जो तैयार करनी है वो है क्या? पंचायती राज एक्ट 1947 और जो उसके संशोधन हुए हैं वो भी। आई बात समझ में? दूसरा आपको क्या पढ़ना है इसमें? दूसरा आपको पढ़ना है 73वां संविधान संशोधन। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कब आया है? 1992 में आया है। और आर्टिकल 243A से लेके 243O तक, यानी टोटल 15-16 इसमें आर्टिकल हैं। एक एक आर्टिकल इसमें पढ़ लेना है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत में आरक्षण, याद रखना, महिला आरक्षण, SC/ST का रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव किस आर्टिकल में होते हैं, पंचायत को अनुदान किस आर्टिकल में मिलता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये पढ़ना आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास इंडियन पॉलिटी यानी संविधान की, अगर आपके पास राज व्यवस्था की कोई भी किताब है, उसमें आपको बहुत आसानी से ये आर्टिकल मिल जाएंगे, बहुत आसानी से। एक एक आर्टिकल को रट्टा मार लेना, पेपर में 100 और 100% सवाल आएगा ही आएगा। 243A से लेके 243O तक कोई भी आर्टिकल पेपर में पूछा जा सकता है। 15-16 आर्टिकल है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में। इनको रट्टा मान लो, मैं भी इनको पढ़ा दूंगा आसान भाषा में, जिससे आप पेपर में आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 73वां संविधान संशोधन, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें देखनी है 65 नंबर में, वो है पंचायती राज की समितियां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी समितियां, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखी है जो एग्जाम में अक्सर करके पूछी जाती हैं। पहली बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। बताओ पंचायती राज के जनक कौन है भारत में? तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? हमारे
BR मेहता, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जन्म कहा जाता, मतलब जनक कहा जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यानी सबसे पहले होनी चाहिए ग्राम पंचायत, उसके बाद होनी चाहिए क्षेत्र पंचायत, और फिर इन्होंने कहा होनी चाहिए जिला पंचायत। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो त्रिस्तरीय चल रही है यूपी में, हालांकि मैं आपको बता दूं पूरे भारत में त्रिस्तरीय नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में अलग है, केरल में अलग है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलग अलग तरीके से चलती है। जैसे अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बात समझ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई। तो आपको, चूंकि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति आपको पूरा का पूरा पढ़ लेनी है, कब आई, कैसे आई, क्या क्या सिफारिशें दी। इसके अलावा अशोक मेहता समिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति की हम बात करेंगे तो ये वो समिति है जिसने कहा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी समिति कह रही है 3 स्तरीय होनी चाहिए, कौन सी समिति कह रही है 2 स्तरीय होनी चाहिए। तो अशोक मेहता कह रहे हैं साहब 2 स्तरीय बनाओ, जिला और मंडल बनाओ, बाकी गाँव और क्षेत्र छोड़ो। लेकिन बलवंत राय मेहता क्या कह रहे हैं, नहीं, गाँव भी बनाओ, क्षेत्र भी बनाओ और जिला भी बनाओ। इसके अलावा GV के राव समिति और LM सिंह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही वो समिति है जिसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और बाद में संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये आपको समितियां अच्छे से रट्टा मार लेनी है भैया। कहाँ से मिलेंगी, तो बहुत आसानी से आपको किसी भी पॉलिटी की किताब में, चाहे आप परीक्षा वाणी ले लो या इंटरनेट पे देख लो, किसी से भी आप पता कर लो, ये समितियां आपको सारी की सारी चीज़, मैंने कुछ लिखी है ऐसा नहीं है, 5-6 समितियां हैं, वो सब आपको पढ़नी है, समझनी है, ठीक है, और अच्छे से इनको पढ़ के इनको नोट डाउन करना है और लगातार रिवीजन करना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भी इनको पूरा का पूरा प्रॉपर पंचायती राज आपको करवा दूंगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तीसरी जो चीज आपको आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़नी है, वो है ग्राम विकास की योजनाएं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, अब देखो ये भी मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, देखो ग्राम विकास अधिकारी जिसे हम कहते हैं BDO, या ग्राम पंचायत अधिकारी जिसे हम कहते हैं BPO, सेम ही होता है भाई यार, बहुत सेम होता है, कोई अंतर नहीं है इनमें। चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ये सेम है। जैसे बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में तो इसे बोलते हैं VPDO, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, VPDO कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में इसको VDO बोलते हैं, हमारे यहाँ VPO भी बोल देते हैं, VDO भी बोल देते हैं, तो सब एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि VDO है कि VPO है, दोनों का काम एक है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों का काम एक है, कोई अंतर नहीं है, बस विभाग का अंतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप VDO बोल दो खुद को, VPO बोल दो, और दोनों को सचिव बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांव में तो मंत्री तक कहते हैं, हमें गांव में मंत्री कहा जाता है कि मंत्री जी आ गए, है ना। तो बहुत लोकल चीजें हैं, इनमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो गांव के विकास की योजनाएं आपको पढ़नी है, क्योंकि आप गांव का ही तो विकास करने जाओगे। अब ये है, गांव का विकास करने के साथ साथ थोड़ा अपना विकास भी आप लोग करोगे, मानोगे नहीं मुझे पता है। अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऊपरी कमाई है क्या, तो देखो ऐसी गंदी गंदी बातें मत किया करो यार, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, तो ये बातें मैं करूँगा तो मुझको पेल दिया जाएगा, बाकी आप समझदार हो। चलिए, तो ग्राम विकास की योजनाएं आपको पढ़नी है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सदाबहार हैं, जो आपको पढ़नी है, जो पेपर में आएंगी, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि अब बदल के हो गया है VV जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका फुल फॉर्म रट्टा मान लेना, पेपर में आएगा। आज है 1 जुलाई, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 जुलाई से ही पूरे भारत में मनरेगा खत्म हो गया और VV जी राम जी लागू हो गया पूरे भारत में, आज ही से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, फिर बता देता हूं, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन और ग्रामीण। तो अब मनरेगा नहीं है, पहले होता था नरेगा, नरेगा से हुआ मनरेगा, और मनरेगा से हो गया है 1 जुलाई 2026 से VV जी राम जी। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर में 100 और 100% आएगा। VV जी राम जी के साथ पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार गारंटी है। सरकार ने हमसे इतनी मीटिंगें करवाई इसको लेकर के कि जाओ गांव में प्रचार करो, प्रचार करो। सर्दी भर हमने गांव में मीटिंग कर करके प्रचार किया है कि VV जी राम जी आ रहा है, VV जी राम जी आ रहा है। सरकार ने 125 दिन का रोजगार कर दिया है, अब ज़्यादा दिन रोजगार मिलेगा, गांव में रहकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यूपी जैसे राज्यों में तो क्या है, मनरेगा जैसे इतना पॉपुलर है भी और नहीं भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अब दिल्ली पास में है, नोएडा पास में है, हमारे यहाँ से तो बहुत ही दिल्ली पास है, नोएडा भी बहुत पास है, क्योंकि हम पश्चिमी यूपी में हैं, तो लोग आसानी से फैक्ट्रियों में चले जाते हैं।
लेकिन आप इमेजिन करिए ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे आप उत्तराखंड की बात करो या हिमाचल की बात करो, तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में क्या है, फैक्ट्रियां नहीं है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, नौकरी की तलाश में पलायन करने लगते हैं बड़े पैमाने पे। गांव के गांव खाली हो जाते हैं, या गांव में से युवा सब भाग जाते हैं, केवल बच्चे, बूढ़े और महिलाएं रह जाती हैं। और जब जवान चले जाते हैं तो अपनी बीवियों को भी ले जाते हैं, तो अंत में बूढ़े रह जाते हैं, बाकी सब चले गए गांव छोड़ के। पलायन गंभीर समस्या है पहाड़ी राज्यों की, खासकर उत्तराखंड की। तो वहां ऐसे राज्यों में जहां पलायन गंभीर रूप से हो रहा है, वहां पर वीबी जी राम जी कितना महत्वपूर्ण होगा, आप इमेजिन करिए। क्या आप लोगों को ये समझा रहे हो कि गांव छोड़ के मत जाओ, हम गांव में ही आपको साल में 125 दिन का रोजगार देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये योजनाएं बहुत जरूरी है पूरे भारत के लिए। तो यही आपको, तो भाई पंचायत सचिव बन के आप करोगे क्या, यही तो करोगे। तो ये आपको पढ़ना है, आपको पीएम आवास देना है भैया, क्योंकि हम देते आए हैं। आप नौकरी में आ जाओगे, आप भी दोगे। सीएम आवास देना है, इसकी शर्तें आपको पता होनी चाहिए कि साहब पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पक्की दीवारें नहीं होना चाहिए, पक्का लेंटर नहीं होना चाहिए, घर में तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, और ये सब घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई इनकम टैक्स ना दे रहा हो। तो ये सारी शर्तें आपको पता होनी चाहिए, ये सब आपसे पेपर में पूछेगा, और यही काम आप करोगे जब आप नौकरी में आ जाओगे। तो पीएम आवास, सीएम आवास, यही सब देना है। और ये भी ध्यान रखना है, नौकरी में आने के बाद ये टेंशन, आपको अपना अनुभव बता देता हूँ कि पीएम आवास और सीएम आवास में होता क्या है कि जैसे मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जैसे ये इस टॉपिक से हटकर है, चलो ठीक है, बता देता हूँ कि जैसे क्या है, हम किसी को आवास देते हैं, तो आवास में बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं के अकाउंट में पैसे आते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब मैं नौकरी में बिल्कुल न्यू था, तो मेरे अंदर बहुत जोश था कि मैं सबको आवास दे डालूंगा, किसी को जो है बिना आवास के नहीं रहने दूंगा। तो मैंने धड़ाधड़ जो है आवास बांटे, जो भी लोग मुझे गरीब लगे। अब उसमें एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि मैंने एक परिवार को आवास दिलाया, और पैसा जो आता है वो महिला के अकाउंट में आता है। तो जैसे ही महिला के अकाउंट में पैसा आया, वो महिला अपने पति को छोड़ के भाग गई। इसमें क्या होता है, 1,10,000 रुपया आता है। तो पहली किस्त आती है 70,000 की, फिर आती है 40,000 की, फिर आती है 10,000 की। तो जैसे ही उसके अकाउंट में पहली किस्त आई 70,000 की, दूसरी किस्त 40,000 की आई, जैसे ही उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपया आया, वो अपने पति को छोड़ के भाग गई। अब पति को छोड़ के भाग गई, उसी अकाउंट में पैसा था, अब उसका आवास बन नहीं रहा था साहब। अब चूंकि आवास उसका बनना रुक गया, तो मेरे पास फोन आना शुरू हुआ जिले से। जिले पर एक अधिकारी बैठते हैं जिन्हें कहा जाता है पीडी साहब, परियोजना निदेशक, जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। अब वो हमें फ़ोन करें कि सेक्रेटरी साहब ये आवास क्यों नहीं बनना है। तो मैंने उन्हें समस्या बताई, तो वो भी हंसे। मैंने वीडियो साहब को बताई, भाई साहब ये तो गंभीर बात होगी। तो सब अधिकारी हंसे कि यार ये तो अलग ही केस है। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि अगर उसके अकाउंट में पैसा चला गया तो तुम्हें ही उसका आवास बनवाना है। तो फिर मैंने, चूँकि मैं नौकरी में बिल्कुल उस समय मेरे को अनुभव कम था, तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों से पूछा, उन्हें बात करी, और बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिला। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, एक सरकारी कागज़ उन्हें दिखाओ, वो आएंगे और उनके 7 पुश्तें भी आएंगी। तो मैंने फिर उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया कि अगर आप 3 दिवस में इस आवास को पूरा नहीं कराते हैं, तो सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा, और एफआईआर करा के जो धन आपको दिया गया है उसकी ब्याज लगा के आपसे रिकवरी की जाएगी, धन की वसूली की जाएगी। तो लेटर जैसे ही उनको मिला, तुरंत उनकी बीवी वापस आ गई। वो आदमी बहुत खुश हुआ, और उसने मुझे धन्यवाद दिया कि साहब मेरी बीवी 6 महीने से फरार थी, आपकी वजह से वापस आ गई। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आवास भी आपको देना है, चाहे पीएम आवास हो या सीएम आवास हो। तो ये इनकी क्या क्या शर्तें हैं, कैसे कैसे दिया जाता है, ये सब पेपर में भी आएगा, और डेली लाइफ में भी जब आप नौकरी में आ जाओगे तब भी आप करोगे। फिर है एनआरएलएम, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। आपने ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपने सुना होगा, एनआरएलएम खूब चलता है। इसके अंतर्गत समूह बनाए जाते हैं गांव में, और उन समूहों को छोटे छोटे जो है बहुत छोटे उद्योग कराए जाते हैं। जैसे वो मोमबत्ती बना रही हैं, अगरबत्ती बना रही हैं, है ना, सफाई कर्मियों की किट बना रही हैं, जिसको बेच करके उन महिलाओं का जो समूह है वो पैसे कमाता है, और गांव में रहकर ही महिलाओं को रोजगार मिलता है, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है एनआरएलएम। हमारे जो एडीओ आईएसबी होते हैं, एक पद होता है ब्लॉक में एडीओ, आरडी, उन्हें अभी आरडी कहते हैं, पहले एडीओ आईएसबी कहते हैं, यानी एडीओ ग्राम विकास, उनके अधीन ये एनआरएलएम काम करता है, और बहुत अच्छे स्तर पर काम करता है। प्रत्येक गांव में, अगर आप गांव में हैं तो आप गांव में पता करना कि आपके गांव में समूह कितने हैं। तो 2-4 समूह होंगे, और वो समूह बेसिकली एनआरएलएम के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। तो सब आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा एसबीएम तो भैया बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लोग खुले में सोच ना करें, इसके लिए सरकार ने तो बृहद स्तर पर अभियान चलाया 2014 से, और
अच्छी बात यह है कि कुछ पुराने बूढ़े टेढ़े जो आदमी उन्हें छोड़ करके जवान सभी लोग अब खुले में शौच नहीं जाते हैं। केवल जो पुराने जिनकी आदत है वही लोग रह गए हैं। बाकी हमारी आपकी पीढ़ी का कोई भी आदमी अब खुले में शौच जाना पसंद नहीं करता है, सब लोग शौचालय में ही जाते हैं। तो एसबीएम के अंतर्गत भी आपको ये पढ़ना है, इसके क्या क्या नियम है, कब से शुरू हुआ और क्या क्या इसके अंतर्गत हमने अचीवमेंट करे हैं। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ फ्री गांव कब होता है, कैसे होता है, क्या क्या नियम है, सब आपको जो है ये पढ़ने होंगे और यही सब पेपर में आएगा और यही सब आपको फील्ड में जाकर भी करना है। और फिर सबसे अंत में जो चीज है वो है ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका। तो जब आप एक बीपीओ बन जाओगे, एक सचिव बन जाओगे, तो क्या करोगे वो सब आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक मत पढ़ो यार। मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि आखिरकार पंचायत अधिकारी करता क्या है। मेरा अनुभव आप देखना कि हमारी भूमिका क्या है पंचायत में, और उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं और वही सब पेपर में आएगा। ठीक है कि साहब ग्राम सभा की मीटिंग का कोरम क्या होता है, क्योंकि हम ये करते हैं भैया, हम फील्ड में जाकर के यही करते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग का कोरम कितना होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या भूमिका है गांव के विकास में, मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है, ग्राम सभा की मीटिंग क्यों जरूरी है, जन चौपाल क्यों जरूरी है, क्यों सरकार करवा रही है, ये सब चीज में जो है आपको ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका में अपने अनुभव से, और जो सरकारी नियम है, ऐसा नहीं कि केवल अपने अनुभव से ज्ञान पे लूंगा, नहीं भाई, जो नियम है उनको भी मैं आपको बताते हुए और उन नियमों का वास्तविक जो एप्लीकेशन है वो आपको बताते हुए सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो आपको ये 65 नंबर की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और यही सब पेपर में आएगा। भरोसा ना हो तो 2023 वाला एग्जाम उठा के देख लेना, ठीक है, वहीं पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया है। इससे बाहर कुछ भी अगर गया हो तो आप मुझे बताना, एक भी क्वेश्चन। तो ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बस देखो बात वही आ जाती है, मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कोई पढ़ाई की वीडियो बनाऊंगा किसी को भैया पढ़ने का जो है शौक नहीं है। सबको क्या देखना है कि नौकरी मिलने के बाद का होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, पावर का होगी। अभी मैं पावर की वीडियो बना दूं तो 10,000 आदमी देख लेता है, और पढ़ाई की वीडियो बनाऊं तो 40-50। तो यार मुझे लगता है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोगों को बस पढ़ाई की बातें करनी है। लेकिन मुझे अपना चैनल भी उठाना है तो मुझे मजबूरी में ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है। एक्चुअल मैं टीचर ही हूँ तो मैं पढ़ाना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं केवल पढ़ाई की वीडियो बनाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा आप में से, सब भाग लेंगे। सबको क्या है, सपनों की दुनिया में रहना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने देखी होगी, बीपीओ सॉरी आपका ईओ और जो है आरओ तो अभी देख रहे हैं लोग, धनाधन देख रहे हैं, 8-10 हज़ार लोग देख लेंगे कुछ दिन में, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं आरओ की हिंदी पढ़ाना शुरू कर दूं तो 40-50 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सर्वाइव करना है, अपने चैनल को ऊपर उठाना है, क्योंकि तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। आप लोग समझदार हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पूरा का पूरा पंचायती राज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा दूंगा, अपने अनुभव के साथ और जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके साथ। और मैंने जो 2023 का पेपर हुआ था तब मैं SCS में काम करता था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, वहाँ मैंने पढ़ाया भी था, तो काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ। और यहाँ में और अच्छे स्तर से, तब मेरे पास ये ब्लैक बोर्ड नहीं था, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था, अब मेरे पास है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बता सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। लेकिन ये साथियों हो तभी पाएगा जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करके जाओ कि आप इसको पढ़ना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम इसे कवर कर लेंगे, लेकिन बस आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो पाएगा साथियों। तो बस कमेंट करिए, बताइए आप पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट वहीं मिलती है, वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।